इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मेरा नाम नवीन हाजरिका है, मैं सीकर क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश चंद्र हाजरिका है। मैंने अपनी 10th 2015 में आदर्श विद्या मंदिर से की थी। 12th मैंने विद्याश्रम पब्लिक स्कूल से की है और 2020 के अंदर मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन की है बीकॉम माध्यम में और शेखावाटी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीकॉम की। बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर बीकॉम में एक्चुअली ABSD EFM और बिजनेस स्टडी होती है, तो मैंने अपनी बीकॉम अकाउंटेंसी अर्थात ABSD माध्यम से की है। अच्छा अच्छा। आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर बैंक हमें, सर सबसे पहली बात तो ये है कि बैंकिंग के अंदर जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का बहुत अर्ली है। जैसे हम जून के अंदर अप्लाई करते हैं तो अगले साल की जनवरी तक हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है। बाकी अदर संस्था के अंदर पहले वैकेंसी निकलती है और बहुत लंबा प्रोसेस है, वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है। दूसरी बात सर ये सेंट्रल लेवल की जॉब है तो इसमें सर धांधली वगैरह होने के बहुत कम चांसेज है। बैंकों के माध्यम से सर मैं आम पब्लिक के साथ डील कर पाऊँगा, तो वो जो अदर जॉब्स के अंदर मुझे नहीं मिल पाएगा। नहीं तो आप शहर के रहने वाले हो, सीकर शहर के रहने वाले हो जी ना? सर। तो आप गाँव में कैसे एडजस्ट कर पाओगे अपने आप? सर मैं देश के अंदर कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, हालांकि मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ग्रामीण परिवेश कहाँ से रहने वाले हो आप? सर वैसे तो मेन में सीकर का ही हूँ, लेकिन जो मेरा ननिहाल है वो डिग्डा गोरजी के अंदर है, तो मैं बचपन में वहाँ जाता था, उस कारण। ग्रामीण बैंक के बारे में आप क्या जानते हो? सर RRB एक्चुअली सर RRB का गठन 1975 के अंदर हुआ था। RRB जैसे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हो गया था। उसके बाद है ना आवश्यकता पड़ी कि जो ग्रामीण परिवेश है वो वंचित रह जाता है, तो उन ग्रामीण परिवेश के अंदर सभी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए RRB का गठन किया गया। अच्छा। टाइप ऑफ बैंक्स कितने हैं? टाइप ऑफ बैंक कितने बैंक है मतलब? स्ट्रक्चर बैंकिंग स्ट्रक्चर। बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है? सर फिलहाल दो तरह की बैंक, एक तो गवर्नमेंट बैंक है और एक प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक हम उनको कहेंगे जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग नॉट लेस देन 51% है, अर्थात 51% या 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का स्टेक है वो गवर्नमेंट बैंक कहलाता है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी वैसे तो कई हॉबी नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ वार्तालाप करना, और सर यही मेरी हॉबी है, क्योंकि जब हम बड़े बुजुर्गों के साथ वार्तालाप करते हैं तो कुछ ज्ञानवर्धक बातें हमें रिसीव होती है जो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करती है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ ये कि मुझे किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर लगा दिया जाए, जैसे कि मुझे कहीं भी पोस्टिंग दी जाए तो मैं उसको ईजिली अडेप्ट कर लेता हूँ। और जब हम वीकनेस की बात करिए तो सर वैसे तो मुझे वीकनेस का नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लाइक मेरे कलीग्स जो मैं कहते हैं किसी भी चीज़ को मैं कर लेता हूँ तो उसको मैं बार बार रिव्यू करता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में परफेक्शन चाहता हूँ। तो इस कारण जो टाइम कंज्यूम होता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपका रोल पर्सन कौन है? सर मेरे पेरेंट्स मेरे रोल पर्सन है, क्योंकि जो भी चीज़ एक व्यक्ति अपने माता पिता से सीखता है मुझे नहीं लगता वो और किसी से सीख पाता है। आपके आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? सर आज का तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और करंट न्यूज़ सर यही है कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था जिसमें इंडिया का भी विजय हुआ है। आज नहीं पढ़ा आपने? सर आज नहीं पढ़ा हुआ है। आपका मोटो क्या है? सर मेरा मोटो अभी फ़िलहाल RRB के अंदर पद पे कार्य करना है। उसके बाद सर RRB के अंदर ही मेरा ग्रोथ लेने का, लाइक स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 स्केल 5 तक मेरा RRB के अंदर करने का इरादा है। PO की क्या ड्यूटी है RRB में? सर PO बेसिकली RRB के अंदर क्लर्क और मैनेजर के मध्य का कार्य करता है। वो अपने मैनेजर से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लेता है और आम पब्लिक के साथ डील करता है, और क्लर्क की नॉर्मल एनवायरनमेंट में कार्य करने की में मदद करता है। डिफरेंस बिटवीन RRB एंड कॉमर्शियल बैंक? सर जैसा कि मैंने बताया कि RRB बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्य करता है और उनका ग्रामीण परिवेश के अंदर मेन कार्य रहता है कि ग्रामीणों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त करें, जबकि कमर्शियल बैंक जैसे नाम से स्पष्ट होता है वो कमर्शियल पर्पज के लिए है। उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग होता है, ना कि लोगों की हेल्प करना। इसलिए सर बेसिक डिफरेंस सर यही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 2 योजनाएं चल रही हैं। जी सर, एक तो स्टार्टअप, जी सर बताइए उसके बारे में। सर स्टार्टअप इंडिया सर भारत सरकार की योजना है जिसके अंदर जो भी कंपनी या जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करना चाहती है, उसमें है ना भारत सरकार उनको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी संस्था जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है
उनका हम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहेंगे। आने वाले 10 सालों तक उनको सर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उन पर कोई भी इनकम टैक्स लागू नहीं होता। हम जैसे संस्था का नाम लें तो ये प्राइवेट ऑनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, और जो स्मॉल कंपनी है उनको हम स्मॉल कंपनी के अंदर हम लेंगे सर। तो भारत में वर्तमान में कितने स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर अप्रॉक्स हज़ारों के अंदर सर होंगे, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता सर। ये प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के बारे में बताइए आप। जी, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि जब प्रदेश का और देश का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने आप कौशल का विकास होगा तो हर व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे नहीं भागेगा, वो सब अपना एक संस्था ओपन कर पाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। जब हमारे देश के सभी व्यक्ति के अंदर कौशल होगा तो नई नई चीज़ें और नए नए आइडिया और नए नए इनोवेशन डेवलप कर पाएंगे, जो हमारे देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। व्हाट डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिडी? सर चेक और डिडी के अंदर सर बेसिकली तो कई डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि चेक डिसऑनर हो सकता है लेकिन डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता। चेक इशू करने के लिए है ना सर किसी तरह का कोई कमीशन बैंक चार्ज नहीं करता, जबकि डिमांड ड्राफ्ट के लिए सर एक स्पेशल कमीशन होता है जो बैंक चार्ज करता है। चेक सर एक व्यक्ति इशू करता है अपने बिहाफ पे, जबकि डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम डिडी कहते हैं वो बैंक इशू करता है। सर ये मेन डिफरेंस है। और सिक्के कराने वाले हो? जी सर। सिक्के की विशेषता बताइए। सर सिक्के के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे हम ठाकुर श्याम जी का नाम लें तो ठाकुर श्याम जी पूरे देश के अंदर एक अच्छा मंदिर के रूप में निभर के आते हैं। सालासर बालाजी धाम है, जीन माता है, और अगर पर्यटक स्थल में देखा तो हर्ष पर्वत सिक्कर से बिलोंग करता है। आपने जैसे अपने स्ट्रेंथ में बताया एडाप्टेबिलिटी, व्हाट डज इट रियली मीन? सर एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम जिस भी परिस्थिति के अंदर वर्क कर रहे हैं उस परिस्थिति को अपन परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर ढल जाए और उस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें, इसी चीज़ को अडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लें। और अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो? सर अडॉप्ट नहीं कर पाते तो हमें कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर सर्दियाँ आने वाली है और हम उसको जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा शरीर जल्दी बीमार पड़ जाएगा, जुकाम खांसी लग जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं। तो आपका जैसे मान लीजिए कि एक तरह से अर्बन बैकग्राउंड है। जी सर। इसको आप रूरल में इजीली यू कैन अडॉप्ट। जी सर, इजीली। राइट। जी सर। तो आपने एमकॉम किया है? जी सर। 2022 में अभी सर लेटेस्ट आपने किया है। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर मेरा वैसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के अंदर एमकॉम किया हुआ है। इकोनॉमिक्स स्पेशली सर ईएफएम के अंदर मेरा एमकॉम है। ईएफएम की पूरी फॉर्म क्या है? सर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम। ईएफएम, अच्छा। और अकाउंटेंसी रही है आपकी? जी सर। अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग है? व्हाट डज इट रियली मीन? सर अकाउंटेंसी एक तरीके से हम बही खाते से संबंधित बता सकते हैं। जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो उनको उसको अपने अकाउंट्स अर्थात जो बही खाते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, जिससे वो इवेल्यूशन करता है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर ईयर एंड की बात करें, बैलेंस शीट के माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से, क्रेडिट अकाउंट के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम सर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में भी अप्लाई कर रखा है, वो अब मैं फाइनल लेवल पे हूँ उसमें। फाइनल लेवल पे हो? जी सर। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेंगे तब भी आप बैंक में रहेंगे क्या? जी सर, मैं बैंक में रहूँगा। मैं सर फिर ना स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तक जाने की मेरी। बट इट विल टेक टाइम। सर कोई बात नहीं सर। आप चार्टर्ड हो जाएंगे तो आपका रेवेन्यू जो है वो दैट विल बी डिफरेंट। यस सर। इन दैट केस यू विल लीव द बैंक। नो सर, मैं बैंकिंग माध्यम से लाइक जो बैंकिंग का टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मैं वहाँ जॉब कर दूँगा। शनिवार रविवार की जो छुट्टी मिलती है मैं ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी होती है आजकल फिर जूम माध्यम चल चुका है, ऑनलाइन माध्यम है, तो सर वहाँ भी मेरे पास एक रिसोर्सेज रहेगा। सर मैं सर फर्दर स्केल 2, स्केल 3 तक वेट करूँगा सर। नो जॉब अदर देन योर सर्विस व्हिच you are committing to the rank. Okay sir. Whoever bank, in whichever bank you work with, but you will have to make a commitment that you will not go by the side of businesses or other any activities other than your
रूटीन, यू वांट टू बी एन एम्प्लॉई और एन एम्प्लॉयर? सर मैं अभी तो है ना आरआरबी के अंदर एज ए एम्प्लॉय वर्क करने का विचार कर रहा हूँ, पर ज़िंदगी के अंदर से अगर अदर अपॉर्चुनिटी मिली तो सर कंपैरिजन किया जाएगा और जो उचित रहेगा। सर मैं अभी फ़िलहाल फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हमें तो उचित प्राइवेट ज़्यादा लगता है सर वो अलग अलग माध्यम से है, क्योंकि सर मैंने क्योंकि देखिए, आप मेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट करिए ज़रा, कि प्राइवेट में आपके पास यू कैन फ्लाई अप टू स्काई, इज इट नॉट? यस सर। But in a government job or where you are seeking security, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो सिक्योरिटीज पे ज़्यादा और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा, इसलिए चाहे तनख्वाह कम मिलेगी तो हम, लेकिन नौकरी हम सरकारी करना चाहेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज आपकी लिमिटेड है। एक चार्टर्ड की कोई सीमा है क्या? नहीं सर, कोई सीमा वो नहीं आपने है। देखा होगा जी सर। जहाँ भी, जिस भी, मान लीजिए कि आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपने देखा होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप, जैसा मैंने अभी प्रश्न किया था आपसे कि आप एम्प्लॉय होना चाहते हैं या एम्प्लॉयर होना चाहते हैं, विच वन इज बेटर? सर इसमें कई चीज़ों का रोल अदा करता है। लाइक सर अभी 2019 के अंदर कोविड आया था, तो मैंने ये चीज़ देखी थी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो गई, लेकिन जो एक गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जी सर। See, sometimes I get a failure या in some of my project. In other 10 projects I can go through. So what is the problem? Failure is not a unique thing. This is part of our life. जी सर, मैं सर समझता हूँ, लेकिन सर अभी मेरी प्रायोरिटी एक जॉब सिक्योरिटी के लिए है। मैं अपने आप की जॉब सिक्योर करना चाहूँगा। जॉब सिक्योर करना अभी मेरा फिलहाल मकसद जॉब सिक्योर के लिए, तो इसलिए मैं आरआरबी के अंदर ही भी वर्क करना चाहूँगा। See, you have applied for a treasury या officer, basically. Your application as it shows. So what is a treasury? फिर बेसिकली ट्रेजरी का अर्थ होता है, हम हिंदी के अंदर बात करें तो कोषाध्यक्ष शब्द है, जो कोष का अध्यक्ष, कोषागार कह दीजिए, कोषागार कह सकते हैं हम, जो कोष का प्रबंध करे। लाइक जो भी फाइनेंस वगैरह होती है, कि फॉर एग्जांपल सर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बैंकों के लिए अगर कोष का प्रबंध में कोई तकलीफ हुई है, लाइक बैंक को फाइनेंस की नीड है, तो हम किस तरीके से बैंकों को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक हम शेयर मार्केट में आईपीओ, जैसे अभी अलाउ कर दिया आरआरबी को आईपीओ के लिए, हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, हम डेप्ट ले सकते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से भी आरआरबी के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं सर। नहीं, आरआरबी जैसे अभी आईपीओ में जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा, आरआरबी को आईपीओ में जाना चाहिए क्या? सर ये जैसा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जैसे म्यूचुअल फंड का भी अभी स्कीम लॉन्च हुई है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो भारत सरकार कदम ले रही है, तो मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा कि अगर आईपीओ के माध्यम से अगर कुछ फाइनेंस आ पाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेजर शेयर जो मोर देन 51% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक की स्टेक बढ़ाना चाहती है इन इंस्टीट्यूशंस में। जी सर। आप मेरी बात से सहमत हैं? जी सर, ये बात भी कहीं ना कहीं उचित है, क्योंकि जब पब्लिक के पास शेयर रहेंगे आईपीओ के माध्यम से, तो पब्लिक फील करेगी कि ये इस बैंक में हमारे भी स्टेक है और पब्लिक आरआरबी के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो पाएगी। तो सर ये भी एक रीजन हो सकता है। उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी क्या? सर अकाउंटेबिलिटी सर हर चीज़ के अंदर होती है। अकाउंटेबिलिटी अगर कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वो हर चीज़ के अंदर रहेगी, केवल आरआरबी के माध्यम से नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी हर सही है, हमें अकाउंटेबल होना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। और वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन जनरल। जी सर। वेदर बी ए पॉलिटिशियन और ए डॉक्टर और एन इंजीनियर और ए बैंकर। जी सर। बाय दैट वे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर सपोज्ड टू बी अकाउंटेबल टू दी जी सर पीपल, राइट, और टू दी पब्लिक। अच्छा, ट्रेजरी में जरा आप बताएंगे आप, ये आपके ट्रेजरी कितने तरह की ट्रेजरी होती है? सर बेसिकली तो मुझे अभी पता नहीं ट्रेजरी का कितनी तरह की होती है, इतना तो मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि मैं अप्रॉक्स फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता हूँ, जो फॉरेन डीलिंग करते हैं। फॉरेक्स में काम करते हैं आप? जी सर। नहीं, जैसे ट्रेजरी में क्या है कि जैसे 3 तरह का वर्क होता है। एक तो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी नोट्स होते हैं और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। जी सर। इसी में होता है ना। और दूसरा मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी तो उसमें ट्रेजरी का रोल नहीं है क्या? सर उसमें भी है इंस्ट्रूमेंट के अंदर,
मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें ना अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती है, लाइक जैसे कि आपने बताया कि ट्रेजरी पेपर्स वगैरह हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट है। हालांकि वो थोड़ा अलग, क्योंकि ट्रेजरी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती है। तो फिलहाल नहीं, वो पार्ट ऑफ ट्रेजरी भी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना जो है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय वे ऑफ करेंसी और बाय वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जी सर। समझ रहे हैं ना आप? करेंसी और इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क समझ रहे हैं? जी सर। तो करेंसी और इंस्ट्रूमेंट्स में को जो मैनेज करती है वही तो ट्रेजरी होगी। जी सर। इसमें बजटिंग का क्या रोल है? सर बजटिंग एक चीज़ को रेफर करता है कि हम किसी भी चीज़ का बजट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान सरकार का नाम ले लें। अगर राजस्थान सरकार राजस्थान पीपल के लिए बजट बना रही है, तो राजस्थान सरकार ये देखेगी पूरे साल भर में कितनी अर्निंग हो रही है, और उसका हम कंपेयर करेंगे एक्सपेंडिचर से, हम कितना पे कर रहे हैं। उसी तरह हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर एज ए ट्रेजरी मैनेजर हम ये देखेंगे कि बैंक के पास क्या क्या अर्निंग आ रही है, और बैंक कितना किसी को लोन दे पा रहा है, या फिर बैंक का क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है। उन चीज़ों को कंपेयर करके हम बजट बनाते हैं, उसी को हम बजटिंग कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई देव आपको पीओ अपॉइंट कर दिया जाता है, जी सर। और हमारे एक एनपीए ब्रांच है जो पिछले 3 साल से लगातार इंक्रीज हो रहा है, एनपीए डिक्रीज नहीं हो रहा है, और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? सर मैं पहले तो एनपीओ को डिफाइन करना चाहूँगा। एनपीए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो 90 दिन से ज़्यादा तक वो लोन। डिफाइन हो गया, हमारी वो एनपीए ब्रांच है, वहाँ आपको ओके अपॉइंट किया गया, आप कैसे करोगे उसको? सर इसमें पहले तो हम देखेंगे एनपीए क्यों हुआ है, मतलब जिस व्यक्ति से एनपीए हुआ उस व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या रीजन है। सर अगर वो रीजन सही रहा तो हम उस व्यक्ति को समझाएंगे, और नहीं रहा तो सर जो मेरे ब्रांच मैनेजर है और जो हायर थे सर, मैं उनको रिपोर्ट करूँगा कि एज ए पीओ लेवल मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगा। ब्रांच मैनेजर इज द राइट पर्सन जो डिसीजन ले पाएंगे। और कोई उपाय नहीं है आपके पास? सर मैं लीगल सोशल? सर इसमें लीगल एक्शन का राइट मेरे हिसाब से एज ए पीओ मुझ में नहीं होगा, वो राइट ब्रांच मैनेजर के पास वो रहेगा एज ए ब्रांच मैनेजर। तो सर मैं एज लोक अदालत के बारे में क्या जानते हैं आप? सर लोक अदालत एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी वर्क करती है। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का बैंक के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके, क्योंकि वहाँ पर केसेस में कई साल लग जाते हैं, तो वो लोक अदालत में चला जाता है, जहाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो भी प्रॉब्लम वो सोल्व की जाती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है बैंक वालों की? तो रिकवरी की प्रॉब्लम आएगी सिर्फ? सर जैसा कि एनपी की भी एक प्रॉब्लम है, ये तो रिकवरी हुई ना, रिकवरी की प्रॉब्लम आ सकती है सर। तो वो लोक अदालत में जाओगे मामला? जी सर। सीधी सी बात हुई ना जी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।